फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अमेजिंग लेसन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 6 क्लास की भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। दोस्तों, आज मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे करके समझाऊंगा। ठीक है, जो ये चैप्टर है हमारा सौरमंडल पृथ्वी, आज मैं इसको आपको बहुत डीपली बढ़िया करके समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है और आप इनकी गणना नहीं कर सकते। इसमें ये कह रहे हैं दोस्तों कि आसमान में पहले हम जब सूर्यास्त, जब सूर्य मतलब जब ढलने लगता है, सूर्य ढलने लगता है, तब आसमान में एक या दो चमकते ही तारे दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो नाम क्या होता है, रात हो जाती है पूरी, तब हमें आकाश में लाखों करोड़ों तारे नज़र आते हैं। और ये जो तारों का जो लाखों करोड़ों तारे हैं, वो आसमान में भर जाते हैं, आसमान भर देते हैं, और हम इनकी गिनती भी नहीं कर सकते, इनकी संख्या इतनी होती है। संपूर्ण आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। चमकदार वस्तुओं का आशय यहाँ पर है ये दोस्तों कि नाम क्या हो, चमकदार वस्तुएं जैसे चांद, तारे आदि से भर जाता है। ठीक है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले, जिनमें से कुछ बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बहुत कम चमकते हैं। ठीक है, धुंधले मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। यहाँ हीरो जैसे हीरे होते हैं, वो बहुत प्रकाशित होते हैं। हमारे यहाँ पर हीरा बहुत चमकता है, उसी प्रकार आकाश में तारे चमकते हैं, जिस प्रकार हमारे यहाँ हीरा चमकता है। आकाश में तारों की तुलना यहाँ पे हीरो से कर रहे हैं इस बात में। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब टिमटिमाना मतलब चमकते हुए प्रतीत होते हैं बहुत। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे, तो इनमें से कुछ की जो टिमटिमाहट है, चमकाहट है, दूसरों से अलग, मतलब एक ज़्यादा चमक रहा है, दूसरा कम चमक रहा है, ये देख रहा है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं, जो ज़्यादा चमकते हैं। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन डेली आप चंद्रमा को देखते हैं। ठीक है, चांद को देखते हैं। यह अलग अलग समय पे अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ये अलग अलग मतलब डेली एक साथ नहीं दिखाया, कभी छोटा दिखाई देगा, कभी बड़ा, कभी उससे छोटा, कभी उससे बड़ा, ये ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। देखो दोस्तों, जैसे नाम क्या होता है, अपना जो चंद्रमा है वो एक अपने फुल साइज में केवल महीने में एक ही दिन आता है। मतलब सबसे बड़ा साइज जब उसका होता है, पूरा चंद्रमा दिखता है जब, तो वह महीने में एक ही रात ऐसी आती है जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखता है। और उस रात को हम, जिस दिन पूरा चंद्रमा दिखता है, अपने फुल साइज में होता है, उस रात को दोस्तों हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा या पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं। ठीक है, 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। मतलब 15 दिन बाद आप इसे पूरा तरीके से नहीं देख सकते। ये अपने जो आकार है उसका, वो आकार परिवर्तन होता रहता है दिन के हिसाब से। तो इसे 15 दिन बाद आप इसको बहुत ही छोटा पाएंगे, आधा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको जब 15 दिन बाद वह दिन जो नाम के, जिस दिन चंद्रमा आधा या मतलब सबसे छोटा साइज हो जाता है चंद्रमा का, तो उस दिन को दोस्तों अमावस्या कहते हैं। अमावस्या या नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से करते हैं। अवलोकन माने होता है दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह से देख रेख कर सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या आपको दोस्तों इस बात पे आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? पता है क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि जो सूर्य होता है उसका प्रकाश इतना तीव्र होता है कि इसके कारण ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ चांद तारे जो हैं वो हमेशा रहते हैं, दिन के समय भी रहते हैं, रात के समय, लेकिन सूर्य की तेज प्रकाश के कारण हमें वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये मेन हेडिंग है। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं दोस्तों, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है,
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्वाला मतलब जिनमें आग होती है, बहुत ही ज़्यादा हीट करते हैं ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश, उनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, अपना प्रकाश होता है, ठीक है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब अपने आप ही बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं दोस्तों। सूर्य भी एक तारा है, मतलब समझिए आप। इसका मतलब ये है जो खगोलीय पिंड अपना जो प्रकाश है स्वयं उत्पन्न करते हो, स्वयं बनाते हो, स्वयं उत्सर्जित करते हो, तीनों का एक ही मतलब है। वह क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है दोस्तों। ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात के समय दोस्तों तारे चमकते हैं वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन ये हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोगों की ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते था, वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि तारों में इतनी अगर गैस ऊष्मा होती है तो ये हम पे, मतलब इनकी गैस ऊष्मा का प्रभाव हम पे क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ये हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे है, इसलिए हम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। वे अत्यंत इसलिए और इसीलिए वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। जैसे आपने कुछ ध्यान देते कुछ दूरी पे वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। जैसे आपका जो हवाई जहाज है वो आसमान में उड़ता है तो बहुत पंछी की तरह लगता है, लेकिन जब मैं नीचे आता है तो बहुत बड़ा होता है। इसी तरह तारों का ही, तारे जो हैं पृथ्वी से भी बहुत, हमारे जो ग्रह है पृथ्वी उससे भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वह छोटे दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाती है। तारों की जो आकृति होती है उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कुछ तारे एक समूह में होते हैं, जैसे एक तारा इस समूह में 7 तारे होते हैं, 10 तारे होते हैं, कुछ समूह होते हैं, इनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्जा मेजा तथा बिग मैरी इसी तारों का समूह होता है, उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक अर्जा मेयर तथा बिग मैरी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि तारा मंडल, जो 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का बाहर। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बूढ़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। दोस्तों अभी दिखाते हैं हम नक्षत्र मंडल क्या होता है, ठीक है। सप्तऋषि तारा मंडल, जैसे 1 2, आपने कभी आकाश में 1 2 3 4 5 6 7 तारों के जो समूह को देखा है दोस्तों? ये 7 तारों का जो समूह होता है एक साथ बनता है, इसे कहते हैं हम सप्तऋषि तारा मंडल। सप्तऋषि तारा मंडल कहते हैं दोस्तों, इसे सप्तऋषि तारा मंडल कहते हैं। और ये जो सप्तऋषि तारा मंडल है, यदि हम इसकी सबसे आखिरी तारे को चिन्हित करेंगे तो ये शायद ध्रुव तारे की तरफ प्रदर्शित होता है, ध्रुव तारे को तरफ प्रदर्शित होती है। इसकी जो लाइन होती है, ध्रुव तारा होता है दोस्तों, वो उत्तर दिशा की तरफ होता है, और ये ध्रुव तारा होता है वो हमें समय बताने का काम करता है। जब पहले के समय में दोस्तों घड़ियाँ नहीं होती थी, पहले के टाइम में जब घड़ियाँ नहीं होती, हमारे दादा परदादा के टाइम में, तो हम लोग, हमारे दादा जो परदादा थे, वो केवल ध्रुव तारे की मदद से ही समय देखते थे, क्योंकि यह उत्तर दिशा की तरफ चलता है, ठीक है। इसकी दिशा उत्तर दिशा की तरफ होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं, मैंने बताया था अभी। मैं आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों में आपस मिलती हुई काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की तरफ इंगित करेगी, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। जैसे कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, कुछ पिंड होते हैं, कुछ आकाश में चीज़ें होती हैं जो जिसमें अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं बना पाती है, ये दूसरों के प्रकाश से स्वयं चमकते हैं। ऐसे जो होते हैं खगोलीय पिंड वो कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं दोस्तों, जिनमें अपना प्रकाश और स्वयं, जिनमें अपना प्रकाश हम स्वयं उत्पन्न ऊष्मा नहीं होती, वे क्या कहलाते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे दूसरों के तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसका अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है दोस्तों, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं दोस्तों, ये जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिमृक, चारों ओर घूमने वाला, ठीक है।
अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं दोस्तों वो भी एक ग्रह ही है, मैंने बताया था अभी। यह संपूर्ण प्रकाश अपना सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा है दोस्तों वह सूर्य ही है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पता है क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी एक है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बारे में, उनकी दूरी के बारे में। ठीक है, शुद्ध ग्रह पढ़ते हैं हम, अब ये चीज़ पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा सूर्य आता है दोस्तों। सूर्य, पता है दोस्तों सूर्य में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। पता है दोस्तों ये सूर्य में बहुत अधिक ऊर्जा किसके कारण होती है? सूर्य में जो अधिक ऊर्जा होती है इसमें हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस के मिलन से एक नाभिकीय संलयन ऊर्जा बनती है दोस्तों। इससे बहुत अधिक मात्रा में ज्वाला उत्पन्न होता है जिससे जो सूर्य होता है चमकता है दोस्तों। सूर्य की जब, और इसमें दोस्तों हीलियम गैस 76% है, और दोस्तों इसमें 74% है हीलियम गैस, और 26% दोस्तों इसमें हाइड्रोजन गैस है, और बाकी अन्य 2.5% गैस हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सूर्य के बारे में पढ़ा, अब सूर्य की बुध से दूरी के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, सूर्य की बुध से दूरी। बुध जो है सूर्य के चारों एक परिक्रमा जो बुध ग्रह है दोस्तों, ये वाला वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। और जो बुध है दोस्तों वो अपना एक परिभ्रमण 88 दिनों में करता है। एक जो परिभ्रमण है अपना 88 दिनों में करता है बुध, अपना 88 दिनों में करता है। सूर्य की जो परिक्रमा होती है दोस्तों 88 दिन में करता है, 88 दिन में। ठीक है, 88 दिन में। और अपने अक्ष पे दोस्तों ये 59 दिन में घूमता है। अपने जो अक्ष होता है इसका दोस्तों ये उसमें कितने दिन में घूमता है? 59 दिन में घूमता है। अपना जो अक्ष है इसका ये उसमें 59 दिन में घूमता है टोटल। ये अपने अक्ष पे जो घूमता है वो 59 दिन में घूमता है, टोटल परिक्रमा करता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों शुक्र ग्रह। ये है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र जो ग्रह है दोस्तों ये बहुत ही मतलब गर्म ग्रह है इसे कहलाते हैं। और ये शुक्र जो ग्रह है दोस्तों ये अपना सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण जो कितने दिन में करता है? ये 255 दिन में करता है, 255 दिन में करता है। ठीक है, 255 दिन में करता है, और अपने अक्ष पे 243 दिन में घूमता है। 255 दिन में ये अपने अक्ष, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, 243 दिन में अपने अक्ष पे घूमता है। आप एक चीज़ देख रहे हैं इसमें, सबसे पहले आया था बुध पे नाम क्या होता है? कितने 88 दिनों में करता है परिक्रमा, और 59 दिन में। जितनी दूरी होती रहती है सूर्य से उतना परिभ्रमण ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, जैसे बुध 88 दिनों में करता था सूर्य की परिक्रमा, और शुक्र कितने दिन में करता है? 255 दिनों में, और अपने अक्ष पे कितने दिन में करता है? 243 में। ठीक है, और अब आता है तीसरे नंबर पे दोस्तों पृथ्वी। जो पृथ्वी शुक्र है जो दोस्तों वो पृथ्वी की बहन भी कहलाती है, पृथ्वी की बहन भी कहलाती है, क्योंकि इसका जो आकार है वो पृथ्वी की तरह है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी की तरह ही है। अब नंबर 3 पे आती है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी क्या कहेंगे? सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण कितने दिन में करती है पृथ्वी? 365 दिन में करती है दोस्तों। ये है पृथ्वी अपने 365 दिन में करती है, मतलब 365 दिन 6 घंटे में करती है दोस्तों। 365 दिन और 6 घंटे, गिनती की गणना के लिए हम 365 दिन ही रखते हैं, और आज 4 जो लास्ट में चौथा साल आता है उसमें एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, 365 दिन में करती है, जो कि एक वर्ष का समय है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन में एक परिक्रमा करती है, और ये अपने अक्ष पर दोस्तों कितने दिन में घूमती है? एक पूरा दिन में, मतलब 12 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है। एक दिन में, मतलब एक दिन में, पूरे दिन एक दिन में अपने अक्ष पे घूमती है दोस्तों। ठीक है, एक अपने अक्ष पे देती है। अब आता है दूसरा, चौथा मंगल ग्रह। जो दोस्त एक चीज़ और बता दूँ आपको दोस्तों कि जो पृथ्वी की दूरी है, जो पृथ्वी है अपना, उसकी दूरी है सूर्य से वो 15 लाख किलोमीटर या 16 लाख लगभग किलोमीटर है। ठीक है, जो दूरी है। अब आता है मंगल ग्रह दोस्तों। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण 687 दिनों में करता है दोस्तों। 687 दिनों में करता है मंगल।
मंगल एक परिभ्रमण 687 दिन में और अपने अक्ष पे 1 दिन में घूमता है। ठीक है, जो मंगल है दोस्तों, उस पर जीवन की अधिक संभावना है। पृथ्वी के बाद दूसरे नंबर पे मंगल पे जीवन की अधिक संभावना है। ठीक है, जीवन की अधिक संभावना है। ठीक है, अब आता है दोस्तों ये शुद्ध ग्रह पट्टी। ये दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, ये जो चारों ग्रह हैं सूर्य, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, ये दोस्तों चारों ग्रह जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इसलिए इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह कहते हैं दोस्तों। इसलिए इनको जो कहते हैं वो आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य के नज़दीक ग्रह हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये ठोस होते हैं। ठीक है, अब आता है ये मंगल। मंगल के बाद आता है दोस्तों एक मंगल और बृहस्पति के बीच दोस्तों एक पट्टी होती है। ये पट्टी देख रहे हो, ये भी इन ग्रहों के साथ परिक्रमा करती है, इसे शुद्ध ग्रह पट्टी कहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच इनमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं ग्रह से टूटे हुए, जो कि इनके साथ परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध ग्रह कहते हैं, जो परिक्रमा करते हैं छोटे छोटे पिंड। ये शुद्ध ग्रह होते हैं, वो ग्रह के ही ग्रह में विस्फोट सही टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ग्रह के, इन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये भी परिक्रमा करते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी के साथ साथ। ठीक है, अपनी ये शुद्ध ग्रह पट्टी है जो परिक्रमा करती है सूर्य का भी। अब नंबर 5 पे आता है दोस्तों बृहस्पति ग्रह, इसे गुरु ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। सूर्य के परिक्रमण, अपना सूर्य का जो परिक्रमा करता है वो दोस्तों 11 साल 11 महीने में करता है, लगभग 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल में टोटल पूरा करता है ये अपने परिक्रमा। ठीक है, और अपने अक्ष पे बताओ दोस्तों, पता कितने दिन में घूमता है, अपने अक्ष पे 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। और दोस्तों इसके उपग्रहों की संख्या बताया, लगभग 53 उपग्रह हैं दोस्तों। इसके उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों, जो सूर्य जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। इसके उपग्रह होते हैं 53। ठीक है, आप इनके उपग्रह बुध के होते हैं दोस्तों, एक भी नहीं होता, शुक्र का कोई नहीं होता, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 53 उपग्रह हैं टोटल। ठीक है, इनकी खोज बढ़ती रहती है लगभग, क्योंकि खोज बढ़ती है तो उपग्रह ही बढ़ते होंगे। ठीक है, अब आता है नंबर 6 पे शनि, अपना जो शनि ग्रह। शनि दोस्तों जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने में लगाता है पूरे, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये। अपने अक्ष पे पता है कितने घंटे में होता है, 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। ठीक है, और ये नाम क्या होता है, इसके उपग्रहों की संख्या चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53 है। ठीक है, 53 है। अब 7वें नंबर पे आता है यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस ये रहा दोस्तों, यूरेनस ग्रह ये रहा। जो यूरेनस ग्रह है दोस्तों, इसके यूरेनस ग्रह ये, इसको आरूढ़ ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 284 साल में पूरा करता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, 84 साल इसकी दूरी सूर्य से, मतलब अंतिम से दूसरी दूरी है इसकी। अपने अक्ष पे पता है घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में करता है पूरे। अपने अक्ष पे जो घूमता है वो 17 घंटे 14 मिनट में घूमता है। और चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है इसकी। जो ग्रह है दोस्तों इसके टोटल 27 हैं। परिक्रमण 84 साल में करता है 17, और अपने अक्ष पे जो घूमता है वो 17 घंटे 14 मिनट में घूमता है। अब आता है सबसे लास्ट पे दोस्तों नेपच्यून। नेपच्यून आता है, इसे दोस्तों वरुण ग्रह भी कहते हैं नेपच्यून को। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 164 दिन में करता है, 164 साल में करता है, सॉरी 164 साल में करता है, ईयर्स में करता है। ये सूर्य की चारों ओर जो परिक्रमण करता है। ठीक है, और अपने अक्ष पे दोस्तों जो घूमता है वो 16 घंटे 7 मिनट पे, 16 घंटे 16 हॉवर्स लगभग 7 मिनट्स। ठीक है, 7 मिनट्स पे घूमता है। और इसके उपग्रहों की संख्या दोस्तों है वो 13 है। ठीक है, 13 संख्या है उपग्रहों की। अब देखते हैं एक चीज़ और, जो महाग्रह हैं, जो दोस्तों ये जो 4 ग्रह थे, पृथ्वी, मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये थे ठोस ग्रह। इनको मतलब ठोस थे, अंदर चट्टानों से बने होते हैं, इनको कहते हैं हम महाग्रह। लेकिन जो ये रहे अपने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे जो 4 ग्रह हैं दोस्तों वो कहलाते हैं अपने
महाग्रह, ये लिखिए महाग्रह सूर्य से बहुत दूर है और तथा बड़े आकार के होते हैं और ये गैस अर्थात तरलदार होते हैं, इसलिए इनको महाग्रह कहते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसलिए इनको कहलाते हैं महाग्रह। चलिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी दोस्तों एक उपग्रह है। चंद्रमा भी दोस्तों उपग्रह, मैंने बताया था पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है दोस्तों, वो होता है चंद्रमा। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है उपग्रह, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसका अभी मैंने बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अरुण ग्रह, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून कहते हैं। ये 7 ग्रह हैं, उनके साथ परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह सौरमंडल दोस्तों जो होता है उसकी परिभाषा सीधी भाषा में समझ लीजिए आप कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड आदि चीज़ों से सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल के पार्ट्स हैं, सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल परिवार का दोस्तों जो मुखिया होता है वो होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य जो दोस्तों होता है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल, जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत अधिक होता है, अपनी पृथ्वी से कई गुना अधिक होता है। इसको सौरमंडल से बाहर नहीं रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, वो सूर्य ही होता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि इसका सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, मैंने बताया था अभी। जो सूर्य है दोस्तों, यह जो पृथ्वी जो अपना सूर्य है, इसका 9 पॉइंट लगभग, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो सूर्य है ये 70% द्रव्यमान इसका जो सौरमंडल का वो इसमें होता है। 98 पॉइंट जो द्रव्यमान होता है, मतलब जो भार होता है सौरमंडल का, वो लगभग इसमें होता है। इसलिए इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसका त्वरण भी अधिक हो जाता है, इसलिए चारों ओर दोस्तों ये इसकी परिक्रमा करते हैं ग्रह हमारे सारे ओर। ठीक है, अब ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, सूर्य की दूरी के अनुसार ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून है। ये भी मैंने बताया था आपको, इससे आप याद रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घातार फैले होते हैं, ये अक्षय कहलाते हैं। मैंने बताया था दोस्तों आपको एक चीज़ कि जो सौरमंडल में जो 8 ग्रह होते हैं, जैसे बुध ले लो, शुक्र ले लो, ये अपनी अपनी निश्चित कक्षा होती है इनकी, उसमें गति करते हैं। निश्चित घर होता है उनका, उसमें गति करते हैं, अपनी कक्षा से कभी बाहर नहीं जाते ये। ठीक है, कक्षा कहलाती है इनकी जिसमें गति करते। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। इसको सबसे कम टाइम बुध को लगता है, सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार जो आकृति है लगभग पृथ्वी के समान ही है। ये चीज़ नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के समान ही जुड़वा बहन भी माना जाता है, जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। ठीक है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कह सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है दोस्तों, वो नाम के अंतरिक्ष के मामलों पे हस्तक्षेप करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये पृथ्वी की दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है, सूर्य से दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है दोस्तों, वो अपना तीसरा ग्रह है। मतलब सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद में आता है शुक्र, तो आता है पृथ्वी। ना तो ये ज़्यादा है ना ये कम है सूर्य से दूर, इसलिए इस पर जीवन संभव है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास, मतलब इसके 2 ध्रुव होते हैं, उसके पास थोड़ी थोड़ी चट्टी, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, दो थोड़ी थोड़ी चपटी है। इसलिए यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पे ही पाई जाती हैं क्योंकि ये ना तो ज़्यादा सूर्य से पास है ना ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है दोस्तों। वायु में जीवन की आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है जिससे हम सांस लेते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ये इसमें ऑक्सीजन है, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, मेन पॉइंट है, बता देता हूँ आपको। ठीक है, अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका 1/3 जो हिस्सा है, 1/3 हिस्सा, सबसे अधिक हिस्सा
2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा वो होता है जल से भरा हुआ है दोस्तों। 2/3 हिस्सा जो इसका है, मतलब 2 का तीसरा भाग इसका जल से भरा हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है पानी से भरा हुआ है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है मात्र दोस्तों, वो चंद्रमा है। मैंने अभी बताया था, चंद्रमा हमारी पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इसका एक उपग्रह है। ठीक है, उपग्रह, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के का केवल 1/4 है। इसका जो दोस्तों व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4, 1/4 भाग है इसका व्यास का, पृथ्वी के व्यास का, हमारी पृथ्वी के अर्थ का व्यास का। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक, क्योंकि ये दोस्तों वास्तव में छोटा है, लेकिन हमारी पृथ्वी से इसलिए बड़ा लगता है, और तारे इसलिए छोटे लगते हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के तारों की अपेक्षा नज़दीक है और तारे इससे दूर हैं। ठीक है, ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा की दूरी की तुलना कीजिए। पृथ्वी से दोस्तों जो सूर्य की दूरी है वो कितनी होती है, हमने पढ़ा था अभी, वो है हमारी 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, और जो चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। इसलिए दोस्तों ये बड़ा लगता है तारों से। ठीक है, सूर्य भी एक तारा ही है, मैंने बताया था अभी। ठीक है, आप पृथ्वी सूर्य चंद्रमा की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो पृथ्वी का 27 दिन में घूमता है, इतने में ही अपने अक्ष पर घूमता है, उतने ही 27 दिन में ही अपने अक्ष पर घूमता है लगभग। इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यह अपने दोस्तों अक्ष पर उसी टाइम घूमता है, 27 दिनों में पूरा करता है, और अपने सूर्य की चंद्रमा जो पृथ्वी है, पृथ्वी की परिक्रमा भी 27 दिनों में ही पूरा करता है। इसलिए दोस्तों हमें चंद्रमा का खाली एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और जब महीने में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, उसको पूर्ण चंद्रमा कहलाते हैं। मैंने बताया था इस कारण हमें करता है क्योंकि ये अपने अक्ष पे ही उतना टाइम लेता है घूमने में, और अपने और जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसमें भी उतना टाइम लेता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जो हैं वो जीवन के लिए दोस्तों अनुकूल नहीं है, मतलब अच्छी नहीं, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा वायु है और ये ठंडा ग्रह भी है। इसकी सतह की पर्वत मैदान पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन आप इन छाया को देख सकते हैं, इनकी छाया को देख सकते हैं। पूर्णिमा होती है दोस्तों जो मतलब पूरा चंद्रमा अपना पूरी साइज में होता है, तब इसकी छाया को देख सकते हैं। अब आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मैंने पढ़ाए थे, एक जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में एक पट्टी होती है, जैसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े। इन ग्रह के टुकड़े सूर्य के चारों परिक्रमा लगाते हैं, इसको कहते हैं क्षुद्र ग्रह दोस्तों। ठीक है, ये टूट कर अलग हो जाते हैं ग्रह से, अपने टूटे हुए ग्रह के छोटे छोटे वो होते हैं टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी में। ठीक है, अब आता है दोस्तों उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को दोस्तों उल्का पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उनको कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक हो जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी गिरने की होती है। प्रक्रिया दौरान साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरा हो जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है। ठीक है, जिससे धरातल पर गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे जो नाम क्या होता है सूर्य ये है, और इसके साथ साथ हमारे ग्रहों के साथ साथ एक छोटे छोटे कुछ टुकड़े होते हैं, वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शुद्ध ग्रह से अलग एक छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो भी इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये नाम क्या होता है, ये सूर्य की अपनी कक्षा से बाहर होकर काम करते कहीं अपनी पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा जाते हैं, तो इनमें बहुत वायु से बहुत तेज घर्षण होता है दोस्तों। इस घर्षण के कारण ये बहुत आग्नेय पत्थर बन जाते हैं, और कभी कभी ये बिना जले हुए पृथ्वी पे गिर जाते हैं, तो पृथ्वी पे इस टाइम बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, क्या आपने तारों में खुले आकाश और दूसरी चौड़ी पट्टी को देखा होगा? चमकदार रास्ते की पट्टी, ये लाखों तारों का समूह होता है दोस्तों, इसे कहते हैं आकाश गंगा। हमारा सौरमंडल एक आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है दोस्तों।
प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की ओर बहती हुई नदी से की जाती है। आकाश में प्रकाश की ओर बहती हुई नदी से की जाती है। इस प्रकार इसका नाम दोस्तों क्या पड़ा? आकाश गंगा पड़ा। चौड़ी सफेद पट्टी होती है जो लाखों तारों का समूह होता है, इसका आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, याद रखना। जो दोस्तों आपने कभी तारों का जो समूह होते हैं, तारों के लाखों करोड़ों तारों का एक समूह होता है, चौड़ी पट्टी होती है, उसको देखा है? वह कहलाती दोस्तों अपनी आकाश गंगा। वह कहलाती है आकाश गंगा। गैलेक्सी कहते हैं इसको इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है, गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा होती है जो लाखों करोड़ों तारों का समूह होती है। ये है अपनी आकाश, चारों बॉडी है, इसे कहते हैं आकाश गंगा दोस्तों। जिस आकाश गंगा में दोस्तों हम रहते हैं वह कहलाती है मंदाकिनी आकाश गंगा। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, हमारा सौरमंडल है, वो मंदाकिनी आकाश गंगा कहलाती है दोस्तों। मंदाकिनी आकाश गंगा। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा आप। ये चीज़ मंदाकिनी आकाश गंगा कहलाती है। ठीक है, और लाखों जो आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर दोस्तों एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। मतलब जो एक आकाश गंगा में हजारी, मतलब हम रहते हैं, सौरमंडल होता है, लाखों करोड़ों तारों का समूह होता है आकाश गंगा में, और कई आकाश गंगाएं, कई लाखों हजारों आकाश गंगाएं मिला के करोड़ों आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में बहुत जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं, लेकिन इसके आकार संबंध कोई जानकारी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम इसी ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन हुए ग्रह तारे में क्या अंतर है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? आप इन क्वेश्चनों का आंसर लिख के भेजिए हमें कमेंट्स बॉक्स पे। अगर हम अगली वीडियो इन क्वेश्चन आंसरों की बनाएंगे, आप इन क्वेश्चन आंसरों को बहुत बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला प्रश्न ये आता है, हमारा प्रश्न ये है। ठीक है दोस्तों पहला प्रश्न अपना ये है कि ग्रह और तारों में दोस्तों क्या अंतर है? ग्रह और तारों में दोस्तों क्या अंतर है? ठीक है, तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि तारे वह होते हैं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उनके बाद स्वयं का प्रकाश होता है, अपना प्रकाश स्वयं बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब नंबर 2 में दोस्तों ग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वह होते हैं, ग्रह वह खगोलीय पिंड हैं जो अपना जो प्रकाश होता है स्वयं उत्पन्न नहीं कर पाते, दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में आप यही कर लीजिए कि जो ग्रह होते हैं वो नाम क्या होता है, अपना प्रकाश स्वयं नहीं बनाते, और जो तारे होते हैं वो अपना प्रकाश होता है वो स्वयं बनाते हैं। जो तारे होते हैं अपना प्रकाश स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यही चीज़ कर लीजिएगा नोट। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौरमंडल की परिभाषा लगी। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रह के चारों चक्कर लगाने वाले उपग्रह, उपग्रहों के चारों चक्कर लगाने वाले उपग्रह, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड आदि के संयोग से बने आदि की सब मतलब सम्मिलित समूह को कहलाते हैं सौरमंडल कहते हैं दोस्तों। सौरमंडल में शुद्ध ग्रह होते हैं। शुद्ध ग्रह की आप थोड़ी बहुत परिभाषा लिख दीजिए, इसी सौरमंडल से आप क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब सूर्य की उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह लिखिए। मैंने बताया था सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, मंगल आता है। इन ग्रहों को मैंने पिछले पढ़ा दिया आपको, आप उसी में देख के इसका आंसर देखिए। अब दोस्तों आता है चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर ये है दोस्तों, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि ये दोस्तों ना तो सूर्य के अधिक पास है और ना ही सूर्य के अधिक दूर है, इसलिए इस पे जीवन है और इसमें अत्यंत मात्रा में ऑक्सीजन गैस होती है, वायुमंडल इसका रहता है। इसलिए ये नाम क्या होता है, इसमें पृथ्वी को अद्भुत ग्रह माना जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है और ना ही सूर्य के पास ज़्यादा पास में ना ही ज़्यादा दूर है, इसलिए इसमें ना ठंड और उसका एक ही समान रहती है। ठीक है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह मानता है। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही बात को दोस्तों क्यों देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जो चंद्रमा होता है अपनी पृथ्वी, ये है मान लीजिए यही चंद्रमा है दोस्तों। चंद्रमा जो होता है अपनी पृथ्वी की, मैंने बताया था चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इतनी देर में वो अपने अक्ष पर घूमता है। 27 दिनों में लगभग पृथ्वी की परिक्रमा करता है, 27 दिनों में ही घूमता है, इसलिए हम चंद्रमा के दोस्तों एक ही भाग को देख पाते हैं। मैंने पढ़ाया था, इससे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ब्रह्मांड क्या है, क्वेश्चन आता है, इसका आंसर अपने आप दीजिए। मैंने ये पढ़ाया था, आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाश गंगा किसे कहती है दोस्तों?
चौड़ी सफ़ेद पट्टी होती है, बहुत लाखों करोड़ों तारे का समूह होता है जिसको आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का दोस्तों नाम क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा इनको। चारों क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं, आप इनकी थ्योरी बना लेगा बढ़िया करके, ठीक है। तो दोस्तों मैं अब थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है।